नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो हाईवे 33। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ ना, एक नौजवान लड़के की है जिनका नाम है अक्षय। उत्तर प्रदेश बनारस के आसपास के रहने वाले। आप धनी परिवार से थे, ऐसा भी नहीं था कि कोई गरीब परिवार से थे। भगवान का दिया हुआ उनके घर में सब कुछ था जो एक इंसान की ज़रूरत होती है। अक्षय जो थे नौजवान हो चुके थे। उनका भी सपना था कि मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड हो। पैसे की कोई कमी नहीं थी उनके परिवार में, मैं पहले बताया आपको। लेकिन ना जाने क्यों उनके साथ में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लड़की से दोस्ती हो ही नहीं रहा था। बहुत कोशिश कर चुके थे, कई बार तो डांट भी खा चुके थे। तब उन्होंने ये कोशिश छोड़ दिया था, लेकिन निराश नहीं हुए थे। नए नए फिल्म देखते थे, उनका भी दिल में उमंग जागता था कि जैसे हीरो हीरोइन मिलते हैं, हीरो हीरोइन से प्यार करता है, मेरी भी कोई हीरोइन होती, मैं उससे प्यार करता। तो ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अक्षय जी की कहानी में उन्हीं की पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम अक्षय है। मैं जो बताया ना कि मेरे पास में भगवान का दिया हुआ सब कुछ था। मेरे पिता बिजनेसमैन थे, मेरी दो दुकानें थी। मेरा बड़ा भाई और मेरे पापा और मेरी मम्मी, तीनों लोग दुकान पर अब अपना मेहनत करते थे, काम करते थे। घर परिवार हमारा सुखी था। मेरे से जो बड़ी बहन थी, अब उनका भी शादी हो चुका था। अब घर जो था ना, बिल्कुल खाली खाली सा लगने लगता था। जब तीनों लोग चले जाते थे अपने अपने काम पर, दुकान संभालने के लिए, तो दादी और मैं, बस हम दो ही जने रहते थे। उस टाइम तक मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुका था और आगे पढ़ने की मेरी इच्छा नहीं थी। मुझ पर कोई दबाव नहीं था। मेरे पिता भी जानते थे कि अब ज़्यादा पढ़ लिख कर करना क्या, आखिरकार तो दुकान ही संभालना है, कपड़े का कारोबार ही करना है, तो इसमें पढ़ाई लिखाई की ज़्यादा कोई महत्व नहीं है। तो कोई हम पर दबाव, प्रेशर नहीं देता था कि तुम्हें आगे पढ़ना है। मैं भी बिल्कुल लापरवाह था इस मामले में। मुझे भी यही लगता था कि कुछ दिनों के बाद मुझे तो दुकान पर जाना ही पड़ेगा। लेकिन अभी मैं आज़ाद था, स्वतंत्र था। मैं चाहता था कि जो मेरे मन में आए मैं कर लूँ। ज़्यादा वक्त मेरे पास में नहीं है, 1-2 साल ही है। इसके बाद तो मुझे दुकान पर बिठा दिया जाएगा, जैसे मेरे बड़े भाई के साथ में हुआ। मेरे साथ में ऐसा ही होगा। मैं फिल्में बहुत देखा करता था। जब फिल्म देखता था ना, तो मुझे भी लगता था कि काश मैं हीरो होता, ये हीरोइन है, ये मेरी होती, मैं उससे प्रेम करता, वो मेरे से प्रेम करती। लेकिन मैं ऐसा कई बार जो जानने वाली लड़की होती है उनके साथ में अपना प्रेम को ऑफर दे चुका था, लेकिन बदले में डांट मिली थी, धुतकार मिला था। अब वो सब मैं सह नहीं पाता था। उनकी जो गुराटे थी, मतलब वो जो भाषा बोलती थी, मुझे चिढ़ाती थी कि अपना शकल देख ले, आईना नहीं देखा है। ऐसे ऐसे बातें मुझे सुनने के मिलती थी। मैं आईना देखता था, मेरे में ऐसा कोई कमी नहीं था। गोरा चिट्ठा नौजवान लड़का था, मेरे में ऐसा क्या कमी था कि कोई भी लड़की मेरी दोस्त नहीं बनती थी। मैं निराश हो गया था। मुझे लगा कि सही बात है, अब मेरे कोई लड़की के साथ हो ही नहीं सकता है, कोई लड़की से मैं प्यार कर ही नहीं सकता हूँ, ना लड़की मेरे से आकर्षित होती है। अब मैं क्या करूँगा? निराश हो चुका था। और ये कोई बड़ी बात नहीं थी, ना जाने मैं इसके बारे में क्यों सोचता रहता था। मुझे लगता था कि ये बहुत एक ज़रूरी काम है, इसके बगैर नौजवान लड़के का जीवन सफल नहीं होता है। क्योंकि मेरे कुछ मित्र थे, फ्रेंड थे, उनको ऐसा सब कुछ मिला हुआ था। एक प्रेमिका उनके साथ में थी, लेकिन मैं ही उस नौजवान टोली में मैं अकेला था, जो मैं किसी लड़की के नज़दीक भी नहीं पहुंच पाया था। वो मुझ पर हंसते थे, ताना मारते थे, मैं उनका ताना सह लेता था। हाँ, कहता था कि देखना, एक दिन मेरे पास भी तुमसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की आएगी, हाँ तब तुम जलोगे। लेकिन वो दिन कब आएगा मुझे जरा भी पता नहीं था। उन टोली में मेरा एक मित्र था, बहुत ही नज़दीकी। वो मुझे कहता था, तुम इनकी बातों को निराश मत होना, इनसे उलझने की जरूरत नहीं है, तुम अपना प्रयास जारी रखो,
कभी न कभी तो कोई न कोई तो मिलेगी। मुझे उसकी बात पर विश्वास होता था, भरोसा होता था। वो मुझे समझाता था। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड में से एक था। लेकिन जब बहुत अरसा बीत गया था, मैं कई बार कोशिश कर चुका था, लेकिन हर जगह से मुझे निराशा मिली। तो मैं अब सोच में पड़ ही गया था कि शायद वो लड़की सही कह रही है। मेरे जीवन में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। मेरे जीवन में ही कुछ जो है, ऐसा बात अब मेरे साथ हो ही नहीं सकता है। ना जाने क्या क्या मैं सोचता रहा था अकेले घर में बैठा हुआ। दादी माला फेरती रहती थी। जब देखो उनका हाथ माला पर चलता रहता था। कभी मैं उनके पास से गुजर जाता, मैं उनसे कुछ पूछता तो सर हिला देती थी। लेकिन उनका ध्यान जो था माला में ही हमेशा रहता था। वो माला जपती रहती थी। अब मैं किससे अपने दिल की बात कहूँ, ये भी तो बड़ा मुसीबत था। मेरी दीदी थी तो मैं उनसे कभी कभी बात कर लिया करता था, कभी कोई सलाह ले लिया करता था। लेकिन वो भी अपने घर चली गई थी। और रहा बाकी मेरा परिवार, पिताजी से तो मैं डरता था बहुत। माँ थी तो उनके पास में मेरे लिए टाइम नहीं था। हाँ, मेरे जो भैया थे वो कड़क दिमाग के थे। ऐसी बात तो मैं कभी उनसे बोल ही नहीं सकता था। और वो भी अब ऐसे ही थे। अभी तक शादी भी नहीं हुई थी। कई बार रिश्ता आया था, लेकिन उनको लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी। ना जाने कैसी लड़की उनको चाहिए, ये तो समझ से परे था। मतलब हमारे घर में ऐसा ही सब कुछ चल रहा था। हम रात को जरूर इकट्ठे रहते थे, लेकिन अलग अलग कमरों में। कोई किसी से बात नहीं करता, अपने धुन में सब रहता था। और वही सुबह उठते ही नहाते धोते, अब फिर मम्मी पापा भैया अपने दुकान पर। उस घर में मैं अकेला और मेरी दादी। दादी का देखभाल का जिम्मा मेरे ऊपर में था। वक्त पर उनको दवा वगैरह देने के लिए माँ मुझे समझा के जाती थी, और तब मैं वो काम कर पाता था। लेकिन मैं कभी कभी दादी के पास बैठ जाता, उनसे बात करने की कोशिश करता। दादी बोलती नहीं थी, बहुत कम बोलती थी। हमेशा उनके हाथ में माला मैं देखता रहता था, जो माला को जपते हुए घुमाती रहती थी। मैं बहुत निराश हो चुका था। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मैं उससे जा कर के मिलता हूँ। और जब मैं ज़्यादा निराशा में हो जाता था ना, तो गंगा के किनारे मैं घूमता रहता था पागलों की भांति। कभी सीढ़ियों पर बैठ जाना, कभी इधर उधर, बस आवारागर्दी करना मेरा काम था। ऐसा करने से मुझे मन की शांति मिलती थी। मेरे जो दिमाग में गर्मी हुआ करती थी, जो मैं लगता था कि कभी कभी सर फट जाएगा, उस वातावरण में आने के बाद मेरे मन में शांति होने लगती थी। मैं अपने फ्रेंड से मिलता हूँ। अक्सर हम गंगा के सीढ़ियों पर बैठ कर के, घाट के सीढ़ियों पर बैठकर घंटों बातों करते थे। उस दिन भी ऐसे ही हुआ था। मैं अपना दुख दर्द अपने बेस्ट फ्रेंड से बता रहा था, और वो मेरी बात को अनसुनी कर रहा था। उसकी निगाहें गंगा में लहरों पर थी। वहाँ पर वो नज़ारा ना जाने क्या देख रहा था। मैं उससे पूछ रहा हूँ कि भाई, मेरी बात को समझ पाया? आखिर ऐसी मेरी में क्या कमी है जिससे लड़की मेरी ओर आकर्षित नहीं होती है? उसका ध्यान मेरे में नहीं था। मैं उसको झंझोड़ता हूँ, और तब कहता है, क्या कहा, फिर से कहो। मैंने कहा कि मेरे में ऐसी क्या कमी है जो लड़की मेरे ओर आकर्षित नहीं होती है? तब वो मुझे घूर कर देखता है, बोलता है, कुछ नहीं, देखने में मेरे से भी ज़्यादा सुंदर हो। किस्मत है, तुम अपनी किस्मत को अब बदलवा लो। जब ये बोलता है तो मेरी हंसी छूट जाती है। अरे भाई, जो किस्मत में लिख के आया है, हम कैसे बदल सकते हैं? मैं उससे सवाल पूछने लगा कि कैसे? कहने लगा, भाई, किस्मत को बदल दिया जाता है। ऐसे लोग हैं जो किस्मत को बदल देते हैं। क्या तूने कभी सुना नहीं? तब ने मैं कहता हूँ कि नहीं भाई, मैं तो इतना जानता हूँ कि जो भगवान ने किस्मत लिख दिया है उसको कोई बदल नहीं सकता। वो तो वैसे कि वैसे रहेगा। तब मेरा दोस्त कहता है कि मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था जैसे तुम सोचते हो, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मेरे मन में भी यही चलता था कि जो भगवान ने हमारी तकदीर लिख दिया है, किस्मत लिख दिया है, हम उसको बदल नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्त। मैंने भी अपना किस्मत बदलवाया है। तब जा कर के जो मेरी गर्लफ्रेंड देख रहे हो ना, तब मेरे पास में आई। नहीं तो तुम्हारा जैसे हाल था, मेरा भी हाल था। मैं जब ये बात सुनता हूँ ना, तो मैं उसकी तरफ देखता हूँ घूर करके, कैसी बात कर रहा है, कैसी मूर्खतापूर्ण बात है।
ऐसा थोड़ी हो सकता है, किस्मत को कोई कैसे बदल सकता है। लेकिन वो बहुत ही सीरियस था। मैं उससे पूछता हूँ, मजाक कर रहे हो ना, मुझे जला रहे हो ना? तब कहता, नहीं दोस्त, मैं तेरे बारे में सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि तेरी किस्मत को बदलवाया जाए। तू क्या इस चीज़ के लिए राजी है? मैं उसकी तरफ देख रहा था। मुझे अभी तक लग रहा था कि वो मुझे मूर्ख बना रहा है। कई बार ऐसी ऐसी बातें बोलता था जो विश्वास के लायक नहीं थी। आज भी वैसी ही बातें मुझे पट्टी पढ़ा रहा था। मैं उसकी बातों में फंसने वाला नहीं था। मैं हंसने लगता हूँ, अरे भाई अब सीरियस हो जा, मजाक बहुत हो चुका। तब कहता है कि नहीं, जो मैं बात कह रहा हूँ ना, उसमें दम है। एक बंदा है जो तेरी ये काम कर सकता है। मैं देखता हूँ उसकी तरफ, अभी भी झूठ बोल रहा है क्या, लेकिन उस पर, उसके चेहरे पर मुस्कान या ऐसा कुछ मैं देख नहीं पाता हूँ। एकदम सीरियस सा लगता है। तब मैं कहता हूँ कि क्या तू सच कह रहा है? कहता, हाँ सच कह रहा हूँ। क्या तू उनसे मिलना चाहेगा? तब मैं कहने लगा कि कौन है वो? कहने लगे, छोड़ो इसको, क्या तू मिलना चाहेगा? क्या मैं उनसे बात करूं, तुम्हारे बारे में सब कुछ बताऊं? बहुत ही अजीब लग रहा था उसकी बात उस वक़्त में। मैं कहने लगा, देखो शायद तुम जादू मंत्र की बात तो नहीं कर रहे हो। तब हंसते हुए कहने लगा, अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो शख्स हैं जो तुमसे मिलाना चाहता हूँ, बहुत पहुँचे हुए लोग हैं। अगर उनकी दया दृष्टि तुम पर आ गई ना, तो समझ लो तुम्हारी कल्याण हो जाएगी। लेकिन वो हाँ बोलेंगे तभी। अब मैं पक्का तो नहीं बोल सकता है कि तुमसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। मैं पूछने लगा कि ऐसे इंसान आजकल मिलते कहाँ हैं? तब कहने लगा, हाँ है, मैं जानता हूँ उनको, क्या तू मिलेगा? तब मैं सोच में पड़ गया था। तब कहते हैं कि देख, ज़्यादा सोच विचार करेगा ना तो तेरे साथ में ऐसा ही चलता रहेगा। मिलना है कि नहीं मिलना है? मैं फंस गया था। फिर मैं कहने लगा, ठीक है, अगर तू उचित समझता है तो मैं मिल लूँगा, क्या इससे मेरी बात बन जाएगी? मुस्कुरा के बोलता है कि हो भी सकता है और नहीं भी। एक बार हम मिल के देखते हैं, शायद तेरे लिए कोई भला हो जाए। आखिरकार वो एक हफ्ते के बाद उस शख्स से मुझे मिलाने के लिए लेके जा रहा था, एक ऐसी जगह पर जहाँ मैं पहले कभी नहीं गया था। एक फार्म हाउस जैसा था, वहाँ पर मुझे ले गया था। और वहाँ फार्म हाउस में वो एक दोस्त का था, उसी का दोस्त का। वहाँ पर और भी लड़के थे। हंसी मजाक का दौर चल रहा था, खाने पीने का दौर चल रहा था। मुझे तो लगा कि मुझे ये ऐसे ही बुला के लिया है, यहाँ तो बस पार्टी शार्टी चल रही है, बियर चल रहा है, ना जाने क्या क्या चल रहा है। तब मैं उसकी तरफ कहता हूँ, मुझे बहला फुसला के इसी काम के लिए लाया है ना? तब कहने लगा, अरे नहीं भाई, इसी जगह पर वो आएंगे, एक लड़के को और काम है, और वो आएंगे तो लगे हाथ तेरा भी काम करवा देंगे। थोड़ा इंतज़ार कर ले, ज़रूर आते होंगे, हमें इंतज़ार करना चाहिए। और इसके बाद तो अपने पार्टी सार्टी में लग चुका था। मैं तो कोई ना कुछ खाता था ना पीता था, ऐसी मैं एकदम बिल्कुल साफ इंसान था। मैं बियर की तरफ तो देखता भी नहीं था, नॉन वेज खाता नहीं था। मेरे लायक वहाँ पर ऐसा कुछ था ही नहीं, तो मैं तो बस इंतज़ार ही कर सकता था। 4 बज चुके थे शाम का। हम लोग 12 बजे से आए थे, मतलब 4 घंटा पूरा हो चुका था। मुझे भूख भी बहुत लग रही थी, लेकिन वहाँ पर मेरे लायक ऐसा कुछ था ही नहीं। मैं पानी पी पी करके अपनी भूख को शांत कर रहा था। मैं बार बार पूछ रहा था कि भाई वो लोग कब आएंगे, कब तक आएंगे? हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो गया है, अब घर चलना चाहिए। तब कहने लगा, थोड़ी देर और, अगर वो नहीं आते हैं तो हम चल पड़ेंगे। वो भी अब नशे में हो चुका था, मैं देख रहा था, बियर का नशा उसको ऊपर सवार हो चुका था। वो बहकी बहकी अपने दोस्तों से बात, हंसी मजाक चल रहा था। ये सब चीज़ों से मैं काफ़ी दूर था। मैं तो अकेले बैठा हुआ इधर उधर जो बाग में फूल लगे हुए थे उनको तरफ देख लेता था, अपनी इधर उधर चहलकदमी कर लेता था, समय काट रहा था। भूख भी सता रही थी मेरे। अब वहाँ पर ऐसे कुछ नहीं था कि मैं उसको खा सकूं। इन चीज़ों से मैं बहुत दूर रहता था। हमारे घर में लहसुन प्याज भी वर्जित था, कोई भी नहीं खाता था। और रहा यहाँ पर चिकन मटन बियर, ये तो मेरे लिए बहुत दूर की कौड़ी थी।
मैं तो इनके बारे में सोच भी नहीं सकता था। 5 बजता है और तब एक बाबा आते हुए दिखाई देते हैं, हाथ में एक थैली लिए हुए। बाबा मैं इसलिए बोल रहा था कि बड़े बड़े बाल जूड़ा लगाए हुए थे, जूड़ा बांधे हुए थे, और एक ही धोती पहन रखा था जिसे आधा शरीर भी ढक रखा था। चेहरे पर कुछ भभूत वगैरह लगा रखे थे। आंखें बिल्कुल जैसे नशे के अंदर में बड़ी बड़ी लाल लाल दिखाई दे रही थी, जैसे नशे में चूर हूं। जैसे ही वो आते हैं मेरा दोस्त अब उनको आदर सत्कार करता है, पैर छूते हैं तो मैं भी जाकर छू लेता हूँ। एक दोस्त का काम था तभी वो बाबा को बुलाए थे। अब फिर एक कमरे के अंदर ले जाकर के अपने दोस्त से मिलवाता है, बातचीत होती है। अब फिर मेरे पास में आता है, चल चल तू, अब मैं तुझसे मिलवा देता हूँ, देखते हैं बाबा तेरे बारे में क्या कहते हैं। मेरा दिल धड़कने लगा था। ना जाने बाबा कौन थे, कोई जादू मंत्र करने वाले थे या क्या थे, मेरे लिए क्या बोलेंगे, इसी बात से मैं डरा हुआ था। धड़कते दिल लेकर के मैं अपने दोस्त के साथ बाबा के कमरे में पहुंचता हूं, जहां बाबा बैठे हुए थे, आंखें बंद किए हुए थे। मेरा दोस्त अब बताता है मेरे बारे में कि बाबा इस लड़के के पास में कोई धन की अभाव नहीं है, सब कुछ भगवान के दया से सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन इसकी किस्मत में वही बात जो मैं आपको बताया था ना, लड़की का भाग्य नहीं है। जिस लड़की से दोस्ती करना चाहता है वो लड़की इसको नाराज कर देती है, भगा देती कि नहीं, हमें तुमसे दोस्ती नहीं करना है। ये लड़का काफ़ी बहुत कोशिश कर चुका है, लेकिन ये ऐसा ही अभी तक है। इस पर कोई दोष है? आप जो बता रहे थे कि मैं इसको देख के बताऊंगा, तो ये लड़का सामने खड़ा है, अब आप जरा देख के बताइए इसमें कुछ ऐसा दोष तो नहीं है। बाबा आंखें खोलते हैं, मुझे पैर से लेकर के सर तक देखते हैं। आप एक दो बार नहीं, कई बार ऐसा करते हैं। जब देखते हैं ना तो मेरी बदन में सिहरन होने लगती है। ना जाने उनकी आंखों में ऐसा क्या जादू था, मैं डर चुका था, हाथ पैर कांपने लगा था। तब बाबा मुझे डांटते हैं, अरे क्या हो गया, तुम्हारा पैर हाथ पैर क्यों कांप रहा है? मैं भूत प्रेत थोड़ी हूँ जो मुझे देख करके डर गए हो, वो डांटते हुए कहते हैं। तब मैं थोड़ा शांत खड़ा हो जाता हूँ। कहते हैं बाबा मेरे दोस्त से मुझे देखते हुए कि हाँ, मैं ऐसा देखा हूँ, इसमें एक दोस्त है, उसको मैं सही कर सकता हूँ। इसी के वजह से इसके साथ कोई लड़की आने को तैयार नहीं होती है। दोस्त को मैं सही कर दूंगा, लेकिन एक मंत्र दूंगा और एक चीज़ दूंगा जो अपने पास में रखेगा। हफ्ता 10 दिन तो जरूर लगेगा, और तब जाकर उसका असर होना शुरू होगा। क्या तुम इस चीज़ को कर सकते हो? मैं तो बोल नहीं पाया, मेरा दोस्त ही बोला, हाँ हाँ ये कर लेगा, आप जो भी देना है आप मुझे बता दीजिए, अब मैं इसको विधि विधान बता दूंगा। मैं तो बिल्कुल शांत खड़ा था। मेरा दोस्त ही सब कुछ समझता है, और इसके बाद कहता है कि ठीक है बाबा जी, जैसा आपने कहा है मैं अपने दोस्त से करवा दूंगा, तो इसका कुछ होगा ना, इसका किस्मत में कुछ बदलाव होगा ना? और तब बाबा मुस्कुरा के कहते हैं, जो चीज़ मैं इसको दिया हूँ ना, बिल्कुल इसके किस्मत में बदलाव होगा। ये प्रेम का भूखा है ना, तो इसको प्रेम जरूर मिलेगा, लड़की तो जरूर मिलेगी। मैं अब उनके आगे मैं शर्मा गया था। मुझे देख करके मुस्कुराए थे, अब मुझे शर्म सी आ गई थी, डर तो मैं भूल गया था। और इसके बाद बाबा जी जाने लगते हैं। जो लड़का बुलाया था उनको छोड़ने के लिए जाता है। अब मैं उस जगह पर अकेले ही बैठा रहता हूँ। वो चीज़ मेरे सामने रखा हुआ था, मैंने अभी तक उसको छुआ नहीं था कि आखिर ये क्या चीज़ है जिसकी मुझे मंत्र पढ़ना है और फिर अपने गले में उसको लगा लेना है। ये क्या चीज़ है? मैं देखता हूँ तो एक लॉकेट जैसा चीज़ है, और एक कागज़ पर सफ़ेद पन्ने पर 3-4 अक्षरों का मंत्र लिखा हुआ था। बस यही चीज़ था, इससे मेरी किस्मत बदल जाएगी जैसा बाबा कह रहे थे, मेरा दोस्त कह रहा था। मुझे तो नहीं लग रहा था कि इन चीज़ों से मुझे कोई फ़ायदा होने वाला है। खैर बाबा जी को छोड़ करके लड़का आ जाता है और कहता है, चल बहुत टाइम हो गया, मुझे भी अपना घर चलना है। और इसके बाद वो दोनों सामान मेरे को पकड़ा देता है और कहता है, कल सुबह में नहा धो करके इस ताबीज़ को अपने गले में डाल लेना, और इसमें जो मंत्र है ना, ये मंत्र को भी जाप कर लेना, और तब जाकर के ताबीज़ को गले में डालना।
अब देखना फायदा जरूर होगा। जैसे बाबा जी ने कहा है ऐसा ही होगा। मैं भी बड़ा खुश हो गया था कि शायद ये जो चीज़ है काम कर जाए, मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। और मैं क्या सोच सकता था। मैं अपना घर पहुंचता हूँ और मैं रात भर मीठे मीठे सपने देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरे साथ में बहुत सारी लड़कियाँ इधर से उधर घूम रही है, एक से एक सुंदर। ऐसा तो मैं सपना देखना चाहता था, लेकिन ऐसा सपना कभी आता नहीं था। आज रात को ऐसा सपना आया था और उसी वक्त मेरी नींद खुल जाता है। मुझे लगा कि मैं कहीं अलग जगह पर हूँ। ऐसा लग रहा था कि मैं एक खाली स्थान पर हूँ, जहाँ पर लड़कियाँ हंसी ठिठोली करती एक दूसरे को पीछा कर रही है, भाग रही है, आवाज़ दे रही है। मैं वहाँ पर कर क्या रहा था। लेकिन ये सपना था, सपना टूट चुका था। मैं अपने यथार्थ में आ चुका था। और इसके बाद कब सुबह हो जाती है, एक बार नींद आती है, तो जब सुबह हो जाती तब मेरी नींद खुलती है। मुझे सब कुछ याद आ जाता है कि मुझे अब करना क्या है। नहाना धोना और ये मंत्र को जाप करके और फिर इस लॉकेट को गले में डाल लेना है। हफ्ता दिन इंतजार करना है। अब बाबा जी ने कहा था कि फ़ायदा ज़रूर होगा, देखना तुम्हें ज़रूर फल मिलेगा इसका। सारा काम करके मैं निश्चित हो जाता हूँ। अब मुझे तो लगता है कि अब तो मुझे वरदान मिल चुका है। अब तो मेरा काम बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं अपने घर में ही रहता था ज़्यादातर। जब कभी ऊब जाता था तो गंगा के किनारे वहाँ जाकर टहल लिया करता था। कभी मेरा कोई दोस्त आ जाता था तो सीढ़ियों पर बैठ करके हम बात करते थे। ऐसा ही मेरा समय पास होता था। अब मैं दुकान के साइड में तो जाना पसंद ही नहीं करता था। मैं जानता था कि अगर मैं दुकान में गया ना, या तो बाबू बुला लेंगे या मेरी माँ आवाज़ देकर बुला लेगी, कहाँ भटक रहा है, चल यहाँ बैठ जा। मैं ऐसा बंधन में बंधना नहीं चाहता था। मैं अब वहाँ से जब बोर हो जाता था तब अपने घर में आ जाता था। दादी का कुछ दवाई और देनी थी, वो दे दा करके अब फिर दादी से बात करने बैठता, लेकिन उनका ज़्यादातर हमेशा मुंह बंद ही रहता था। वो बस जाप करती रहती थी, माला घुमाती रहती थी। और मैं क्या करता अकेले, फिर जा कर के सो जाना, कुछ किताबें पढ़ लेना। ऐसे ही मेरा टाइम पास होता रहता था। एक हफ्ता कब गुजर गया कुछ पता ही नहीं चला। मुझे तो लगा कि वो जो ताबीज वाला है काम अब असर होने लगेगा। मैं बाहर निकलता हूँ, बाजार में घूमता हूँ। जो मेरी जान पहचान की थी लड़कियाँ, उनके आसपास से गुजरता हूँ, जिन पर मैं मोहित था, उनके साथ प्रेम करना चाहता था, लेकिन वो तो मुझे नज़र उठा के देखती भी नहीं है। बड़ा बड़ा अजीब सा लगता है। मुझे लगने लगा कि शायद अभी तो हफ्ता ही दिन हुआ है, कुछ दिन और इंतज़ार कर लेते, तब जाके इसका शायद असर शुरू हो। और 2-3 दिन गुजर जाता है, लेकिन कोई भी असर नहीं होता है। तब मैं निराशा हो जाता हूँ। मैं अपने दोस्त के पास जाता हूँ दोपहर में, फिर हम गंगा जी की सीढ़ियों पर बैठ कर बात करते हैं। मैं अपना दुख दर्द उसको बताता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि अभी तक तो इस ताबीज़ का कोई असर ही नहीं हुआ है। वो मुस्कुराता है, मुझे सांत्वना देता है कि अरे सब्र रख, आज तक जो भी तबीज़ दिए हैं जिस काम के लिए, उसका असर जरूर जरूर हुआ है। वो बाबा बहुत पहुँचे हुए हैं, ऐसे तुझे खाम खा कर तबीज़ नहीं दिए। अब तुझको बताया था ना कि थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन असर जरूर होगा। कुछ दिन इंतज़ार कर, और जब नहीं असर होगा तो फिर हम बाबा जी से कभी मिलेंगे, जब वहाँ पर आएंगे तब देखा जाएगा। लेकिन अभी तो इंतज़ार कर, समय का इंतज़ार कर, हो सकता है ये काम करे। अब मेरे पास में इंतज़ार के अलावा बचा क्या था। ज़्यादा दिन मैं अपने घर में गुजारता था। शाम के टाइम बाजार वगैरह में निकलता था, अपने दोस्तों की तरफ जाता था। और कई लड़कियां थी जिनको मैं जानता था, मैं उनसे बहुत आकर्षण में था, लेकिन अभी भी वो मुझे देखती थी और अपने नज़रें झुका करके मुझे बाईपास कर देती थी। कोई भी मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं थी। और तब मुझे लगने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये आइडिया है जो मेरे दोस्त का, जो ताबीज़ वगैरह दिलवाया है बाबा से, ये सब फेल है, ये सब फेल है। ये मेरे काम में कुछ नहीं आ रहा है। मैं अंदर से बहुत परेशान था, गुस्सा था, लेकिन मैं अब कर क्या सकता था। मैं फिर अपने दोस्त से मिलता हूँ, फिर अपना दुख दर्द बताता हूँ, और वो मुझसे छूटते ही पूछता है कि कुछ असर हुआ। और तब मैं नाराज़ हो जाता हूँ, कहता हूँ कि देख, कुछ भी असर नहीं हुआ है।
मैं ऐसी लड़कियों के आगे पीछे बहुत बार चक्कर लगा चुका हूँ, लेकिन कोई भी लड़की मेरी तरफ नज़रें उठा कर देखती तो ज़रूर है, लेकिन फिर अपनी नज़रें झुकाती है और मेरे अगल बगल से निकल जाती है। कोई भी मुझे उस नज़र से देखती ही नहीं है। इसमें कुछ नहीं है, ये सब झूठ चीज़ है। ताबीज़ से ऐसा कुछ हो सकता है क्या? और तब मेरा दोस्त समझाता है कि देख, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है। चल, बाबा जी आएंगे तो फिर हम बात करेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कुछ दिन और इंतजार कर ले। पूरे 25 दिन हो गया था, मुझे अच्छी तरह से याद था। अब मैं उस ताबीज़ को बेकार का वस्तु समझने लगा था कि मेरे गले में खाम खा पड़ा हुआ है, इसका कोई असर नहीं है। ये खाम खा गले में डाल करके मैं घूम रहा हूँ। असर होता तो आज 25 दिन हो चुका है, अब तक असर हो जाता है। मैं बहुत नाराज था अपने आप से भी। शायद मेरे किस्मत में यही लिखा था। ये तंत्र मंत्र भी मेरे कोई काम में नहीं आया। मेरी किस्मत में यही सब लिखा हुआ है। अपने आप में नाराज था। अब फिर अपने दोस्त से मिलता हूँ, उसको भी खरी खोटी सुनाता हूँ। ओह, बिल्कुल शांति से बैठा रहता है, मेरी बात को सुनता रहता है। कहता है, बाबा जी तो शायद आने में टाइम लगेगा, हमें इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन जब तक इस लॉकेट को तू निकालना मत, गले में ही डाल कर रखना। हो सकता है थोड़ा और टाइम लग जाए। अब तेरा लॉकेट गले में रहेगा तो कौन सा भारी हो जाएगा, लगा के रख। मैं उस लॉकेट को अपने दोस्त को लौटाना चाहता था कि अपने बाबा जी को दे देना, ये मेरे पर कोई असर नहीं हो रहा। लेकिन दोस्त मुझे कह रहा था कि ना, अपने गले से मत निकाल, हो सकता है कुछ और टाइम लगे और फिर ये काम करना लगे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा था। बाबा जी तो 1 हफ्ते का टाइम दिए थे, यहाँ तो पूरा महीना निकलने वाला था। बस कुछ ही दिन बाकी था महीना में, कब असर करेगा भाई? मेरा दोस्त मेरा गुस्सा शांत करता है और कहता है कि मैं जल्द से जल्द बाबा जी से संपर्क करने की कोशिश में हूँ। जैसा संपर्क हो जाएगा मैं तुझे बुलाऊंगा, और तब तक मेरा अनुरोध है, इस लॉकेट को अपने गले में डाल के रखना। वाकई में अगर मैं उस लॉकेट को उस रात निकाल करके अपने दोस्त को दे देता तो शायद कहानी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन अब जा कर के कहानी शुरू होती है। मैं जब रात को सोता हूँ ना, बड़े गहरी नींद में सो जाता हूँ। पहले तो कच्ची नींद आती है और उस टाइम मुझे कोई आवाज़ दे तो मैं जग भी जाऊँ, लेकिन जब गहरी वाली नींद आ जाती है ना, तो मैं जल्दी से जगता नहीं हूँ। ऐसे ही मुझे नींद आ चुकी थी, गहरी नींद। अब मुझे लगा कि मेरे आसपास में कोई है, मुझे मेरा नाम लेकर के पुकार रही है। कोई औरत है, लड़की है, मैं जैसे सपने में देख रहा हूँ। वो मुझे जगा रही है, मुझे उठा रही है। और तब मैं आँख खोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नींद के मतवाला था ना मैं, जल्दी आसानी से नींद खुलती नहीं थी। लेकिन आवाज़ जब कानों में पड़ने लगती है, मेरा नाम लेकर के, अक्षय अक्षय, जगो जगो मैं आ गई हूँ, जगो जगो मैं आ गई हूँ। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी आंखें खोलता हूँ। मुझे लगता है कि शायद मैं सपने की दुनिया में हूँ। मैं देखता हूँ कि एक सफ़ेद वस्त्र पहने हुए और एक सुंदर सी लड़की खड़ी हुई दिखाई दे रही है, मेरे बेडरूम के पास में ही, मेरा बेड के पास में, बिल्कुल बेड से सटी हुई, अब मेरी तरफ देख रही है, मेरा नाम लेके पुकार रही है, अक्षय नींद से जागो, नींद से जागो, देखो मैं आई हूँ, तुमसे बात करना चाहती हूँ, अपने आंखें खोलो खोलो। तब जाके मैं अपनी आंखें खोल दिया, लेकिन अभी भी लग रहा था कि मैं सपने की दुनिया में हूँ। ये सपने में ऐसा हो सकता है। अब नींद से मैं तो जाग गया था, लेकिन अभी भी मुझे एहसास हो रहा था कि मैं स्वप्न में हूँ, ड्रीम में हूँ। ऐसा संभव ही नहीं है। मेरे कमरे के अंदर में कैसे लड़की आ सकती है, वो भी आधी रात के वक्त में? संभव ही नहीं है। हमारा 3 गेट लगा हुआ है, तीनों गेट में लॉक होता है, तीनों गेट कैसे पार करके आ सकती है? अभी तक मैं सपनों की दुनिया में महसूस कर रहा था, लेकिन जब वो मेरा हाथ छूती है ना, तब एक शरीर में गनगनाहट शुरू हो जाता है। मैं जो नींदों का झोंका में था, अभी भी आंख में नींद भरी हुई थी, वो नींद फुर से उड़ जाती है। मैं आसपास देखता हूँ तो मैं अपने कमरे में हूँ। ये लड़की मेरा हाथ पकड़े हुए है। मैं उसको देखता हूँ, देखने में बहुत ही खूबसूरत। मैं तो बस देखते ही जाता हूँ, और तब मुस्कुराती है, देख लिया ना, मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ, मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। मुझे सपना की तरह लग रहा था कि जैसे मैं सपने की दुनिया में कभी कभी ऐसी लड़कियों से मिल लिया करता था। ये सपना ही है, लेकिन मैं तो जागृत अवस्था में था। अब तो मेरी नींद खुल चुकी थी।
ये लड़की कौन है? मैं काफ़ी देर देर तक उसको देखता रहा था। अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं इतनी सुंदर लड़की को अपने पास, अपने बेडरूम के अंदर में खड़ा पाता हूँ। ये संभव ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है, ये स्वप्न है, ये स्वप्न है। लेकिन लड़की जब हाथ पकड़ती है ना, शरीर में गनगनाहट, एक जादू सा असर करता है। मेरी नींद खुल जाती है, पूरी तरह से मैं सचेत हो जाता हूँ और मैं पूछ ही बैठता हूँ, आप कौन हैं? आप कौन हैं? मेरे कमरे में कैसे हैं? तब कहती है, तूने तो मुझे बुलाया था, ये तुम्हारे गले में ताबीज है ना, इसी के असर से मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं तो कभी भूत प्रेत को बुलाया नहीं था। मैं तो जिन लड़कियों को जानता था, मैं उनको आकर्षित करना चाहता था। ये क्या भला है भाई, ये क्या भला है? मैं देखता हूँ उसको, जानने की कोशिश करता हूँ, ये साधारण लड़की तो हो ही नहीं सकती है। मैं कहता हूँ, आप कौन हो? अपना परिचय तो दो। तब कहती है कि देख लो, मैं एक लड़की हूँ, तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, तुमने मुझे बुलाया है तभी तो आई हूँ। क्या तुम मुझे अपने पास में नहीं बिठाओगे? मुझे प्यास लगी है, क्या मुझे तुम पानी नहीं पिलाओगे? मैं जादू के मंत्र से जैसे उठ के खड़ा हो जाता हूँ और उसका हर आदेश मानने के लिए बाध्य हो जाता हूँ। पानी भी देता हूँ और अपने पलंग पर उसको बिठाता भी हूँ, वो भी प्रेम से, बैठिए। मैं उसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था, लेकिन मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी। वो अपने बात रखती जा रही थी। देखो, मैं इस घर में आना तो नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे यहाँ पर सही नहीं लग रहा है, लेकिन ये ताबीज़ का असर है कि मैं इस घर में आ गई हूँ। अब तुम्हारी जो कामना है मैं ज़रूर पूरा करूँगी। मैं इस हद तक मैं आगे तक सोचा नहीं था कि ऐसा भी मेरे साथ में हो सकता है। मैं तो सोचा था कि शायद ताबीज़ से इतना असर होगा कि जिन लड़कियों को मैं जानता हूँ, जो जिनके प्रति मैं आकर्षित रहता हूँ, शायद उनकी नज़रें बदल जाए, मैं उनसे प्रेम कर सकूं, वो मेरे से प्रेम कर सके। मुझे ये नहीं मालूम था कि इस ताबीज़ का असर ऐसा होगा। लेकिन उस टाइम मैं उसकी पूरी तरह से काबू में था। जो जो मुझे कहती है, मुझे हाँ बोलना ही पड़ता है, ना तो मैं कर ही नहीं पाता हूँ। वो कहती है कि अभी मेरे पास में घंटा 2 घंटा का समय है, इससे ज़्यादा मैं रुक नहीं पाऊँगी, आओ हम प्रेम करते हैं। अब फिर मैं अपने रास्ते पर। मैं पहली बार औरत को, सुख को जाना था जब वो मुझसे प्रेम करती है। ये सब जैसे लग रहा है कि सपनों की दुनिया में चल रहा है। ऐसा संभव ही नहीं था। मैं उससे पूछने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं पूछ ही नहीं पाता हूँ। ना जाने ऐसा कौन सा मेरे ऊपर में जादू किया हुआ था कि मैं अपने आप को भूल चुका था। बस मैं उसी को देख रहा था, उसी को निहारता था। ऐसा लगता था कि मेरे सही में किस्मत बदल गई है। इतनी खूबसूरत लड़की मेरी दोस्त बन गई है, मेरी प्रेमिका बन गई है, और क्या चाहिए? ये सब ताबीज़ का असर है, सब ताबीज़ का असर है। कब मुझे नींद आती है, नींद आती है तो गहरी नींद आती है। लड़की मेरे बगल में लेटी हुई और मुझे कहती है, अब तुम सो जाओ, अब तुम सो जाओ, मैं भी थोड़ा कुछ देर आराम कर लेती हूँ, और देखो सुबह होने में ज़्यादा वक्त नहीं है। जैसे बोलती है ना, मेरी आंखें भारी होने लगती है। मैं देखता हूँ मेरे साथ में सटी हुई लेटी हुई है, और तब तक मेरी आंखें भारी होती है। मैं नींद में चला जाता हूँ। जब सुबह हो जाता है तब मेरी आंख खुलती है। मेरे पलंग पर वो लड़की थी ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि मैं रात को एक सुंदर सा सपना देखा था। वो सपना टूट गया है और कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन उस रात की बातें याद करके मैं चौंक जाता हूँ। मैं सब कुछ महसूस करता हूँ कि उसने मेरे साथ में किया था, मैं उसके साथ में किया था। मैं भूल नहीं पाता हूँ कि नहीं, ये स्वप्न नहीं है, ये स्वप्न हो ही नहीं सकता है। स्वप्न इतना मजेदार नहीं होता है। सच कहूँ ना कि पहली बार वो ताबीज़ का जादू का असर मैंने देखा था अपनी आंखों से। लेकिन लड़की कहना था कि मैं इस घर में ज़्यादा देर रुक नहीं सकती। अगर ये ताबीज़ का असर नहीं होता तो मैं इस घर में कभी भी नहीं आती। अगर मुझसे मिलना हो तो तुम इस घर से बाहर ही मिलना, रात के टाइम में। वो बहुत कुछ बातें मुझे बोल के गई थी। मैं तो बड़ा सुबह में खुश हो जाता हूँ। अब मैं ये भूल जाता हूँ कि मैं जिस लड़की से मिला था वो इंसान है, प्रेतात्मा है, या ना जाने क्या है। मन में एक रोमांच भरा रहता है। मैं बड़ा खुश नजर आता हूँ। अब मैं दोपहर में जा कर के
अब अपने साथी से मिलता हूँ। मेरा खुशी का चेहरा, मतलब जो मैं सब कुछ अब उसको बता रहा था हंस हंस करके, वो मेरी तरफ देख करके मुस्कुरा रहा था और कह रहा था कि मैं जानता था कि इस तावीज़ में शक्ति है, पावर है, थोड़ा देर तो जरूर लगती है, लेकिन देख तेरा काम बन गया ना। और तब मैं उससे पूछता हूँ कि सुन यार, मेरे घर में तो ताला बंद था, 3 गेट तुझे मालूम ही है, 3 गेट के बाद में हमारे कमरे तक कोई पहुंच सकता है, तो मेरे घर में कैसे आ गई? इस ताबीज में क्या असर है? कौन थी वो? मैं उससे बहुत सवाल पूछना चाहता था, लेकिन ना जाने कौन सा जादू था कि मैं सवाल ही नहीं पूछ पाता हूँ, उसकी हाँ में हाँ मिलाता हूँ। मैं ये सब बोलता रहा, पूछता रहा, और तब वो कहता है अभी तक तुझे कुछ पता नहीं चला कि कौन थी वो? मैं कहने लगा कि नहीं, अब इंसान की तरह थी, बिल्कुल इंसानी लग रही थी। और तब कहती है वो जादुई थी, जादुई लड़की थी। सच कहूँ ना कि मुझे विश्वास नहीं हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो किस्से कहानियों में होता है, हकीकत में तो ऐसा होता नहीं है। मैं उससे बोलता हूँ क्या मजाक कर रहा है, ये जादू वाली लड़की कहाँ से आ गई? और तब वो हंसने लगता है और कहता है बेवकूफ़, इस ताबीज का असर से अब जो भी इस आसपास में जो भी सुंदर प्रेतात्माएं होती हैं, ताबीज के आकर्षण से वो तेरे पास में आ गई थी। वो एक प्रेतात्मा थी, लेकिन ऐसा नहीं कि डरावनी। अब तेरा काम तो हो गया ना, जिस काम के लिए तू तो रास्ता रहता था, अब तेरा काम तो हो गया ना। मन तो किया था कि 2-4 थप्पड़ उसके कान के नीचे रख दो। ये कैसा दोस्त है मेरा, एक प्रेतात्मा से मुझे मिलवा दिया था। ऐसा कौन सा दुश्मन होगा भाई? दोस्त, ये दोस्त नहीं तो दुश्मन से भी ज्यादा दुश्मन था। ऐसा कौन करता है भाई? प्रेतात्मा हकीकत में होती है, मैं तो जानता तक नहीं था। लेकिन मेरा दोस्त बिल्कुल सीरियस हालत में था और वो कह रहा था, उसके चेहरे पर हंसी नहीं थी, और वो कह रहा था कि हाँ हाँ ऐसा हुआ है, मेरे एक दोस्त के साथ भी हुआ है, जो तेरे साथ में हुआ है ना, उसके साथ में हुआ है। इस ताबीज का असर है। और वो प्रेतात्मा ऐरी गैरी नहीं है, उसमें बहुत ताकत है, उसमें अंदर बहुत शक्ति है। अगर उसको तू संभाल कर रखेगा ना, तो देखना तेरे जीवन में कहाँ से कहाँ तक पहुंचा देगी। उसकी हर बात को मानना, उसको ना तो बोलना ही मत। वाकई में बहुत उलझ गया था। मैं तो ये बात किस्से कहानियों में पढ़ा करता था कि ऐसी प्रेतात्माएं होती हैं, लेकिन हकीकत में मैं इन पर कभी विश्वास नहीं करता था। मुझे लगता था कि सब जादू वादू चीज फालतू की बातें हैं, इसमें कोई दम नहीं है, ये मनगढ़ंत कहानियां होती है, ये सच में कभी नहीं होती है। लेकिन जब मेरा दोस्त कहता है ना, तो मैं बहुत डर जाता हूँ। हाँ, कहता हूँ अगर वो नाराज हो गई तब क्या होगा? तब क्या होगा? कहने लगा कुछ नहीं होगा, बाबा जी है ना, सब कुछ संभाल लेंगे। मैं डर तो गया था, लेकिन मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दोस्त तो चला गया, लेकिन मैं गंगा घाट पर काफी देर तक बैठा रहा कि अब क्या होगा। मैं एक प्रेतात्मा से प्यार कर बैठा, जो मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। और वो प्रेतात्मा के मन में क्या चल रहा है, कहीं मेरे साथ में कोई नुकसान कर बैठी, और तब क्या होगा। मैं दिन भर उसी लड़की के बारे में सोचता रहता था कि आखिर ये है कौन। मेरा दोस्त कहता था जादुई है, कभी प्रेतात्मा है, तो आखिर रियल में है कौन ये? मेरा दोस्त कहता था कि देख, अपने परिवार में इस लड़की के बारे में जिक्र मत करना, अगर तू जिक्र करेगा ना तो लड़की नाराज हो जाएगी और तेरे लिए खतरा मौजूद हो जाएगा। वो मुझे डराता था, वो कहता था कि ये बात तेरे तक ही सीमित रहना चाहिए। मैं कभी कभी डर भी जाता था। आज लेकिन जब शाम होता था ना, तो जैसे शराबी को नशा का जरूरत होती है, वैसे ही मेरे अंदर में ऐसा ही कुछ होने लगता था। ऐसा लगता था कि अब जल्दी से लड़की आ जाए, मैं उसको देखना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ, मैं उसके नज़दीक बैठना चाहता हूँ। ऐसे मेरे में नशा होने लगता था। लेकिन वो आती थी आधी रात के आसपास में, जब मैं गहरी नींद में होता था, वो मुझे जगाती थी, मेरे नाम लेकर के पुकारती थी, और तब मैं अपनी आंखें खोलता था। मैं उसे बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन मेरे होठ जैसे सिल जाते थे। जब भी वो सामने आती थी, मैं कुछ पूछ ही नहीं पाता था। बस वो लड़की मुझसे जो भी इच्छा था वो बोलती थी, और मैं उसकी हाँ में हाँ ही करता था।
मैं अपनी तरफ से कोई शब्द जोड़ ही नहीं पाता था कि नहीं जी, ऐसा नहीं। मैं ना तो बोल ही नहीं सकता था। वाकई में वो जो लड़की थी, जादुई लड़की थी। इसके बाद में एक हफ्ता बीत जाता है। एक हफ्ता बीत जाता है ना, मैं अपने दादी के पास जब भी जाता था ना, तब दादी जो माला फिरती रहती थी, वो नाक मुंह सिकोड़ने लगती थी, जैसे मेरे आसपास में कोई गंध है। मेरी तरफ देखती थी नीचे से ऊपर तक। वो बहुत कम बोलती थी। शुरू से मैंने जब होश संभाला है, बहुत शांत रहने वाली महिला थी। अब बहुत कम बोलती थी। जब जरूरत की चीज़ हो उसी से बात करती थी, लेकिन हमेशा माला को फेरती रहती थी। वो माला रोक देती है। पहली बार मुझे टोकती है, नहाया नहीं आज क्या तू? तेरे शरीर से कुछ अलग सी गंध आ रही है। मैं दादी से कहता हूँ, दादी मैं तो नहा लिया हूँ सुबह उठते ही। तब दादी कहती है, एक बार और जाके नहा, लगता है तेरे शरीर से गंध आ रही है। मैं समझ नहीं पाता हूँ, अपने बदन को सूंघता हूँ तो मुझे कोई गंध का एहसास नहीं होता है। मुझे लगने लगा कि दादी बूढ़ी हो चुकी है ना, शायद उनको कोई नाक में कोई ऐसी चीज़ है जो सही ढंग से समझ नहीं आ रहा है। मैं तो सुबह उठ के नहा लेता हूँ अच्छी तरह से, साबुन से, शैम्पू से, तो मेरे शरीर में गंध कहाँ से आएगा? लेकिन जब मैं दादी को दवा देने जाता हूँ, दादी कहती है, आजकल तू नहाता नहीं है क्या? तेरे शरीर से अजीब सी बात आ रही है। मैं चुप हो जाता था। मैं दादी से ज़्यादा बहस नहीं करता था, अपनी आंखें झुका लेता था। वो मुझे पूछती थी कि आखिर तू बोलता क्यों नहीं है? क्या बात है, नहाता नहीं है? क्या बात है, तेरे शरीर से इतना बदबू क्यों आती है? मेरे पास में इसका कोई जवाब नहीं था। मुझे लगा कि दादी की उम्र हो चुकी है, अब ऐसा स्मेल उनको आ रहा है, तो इसके लिए मैं कर क्या सकता हूँ? दवाई देता हूँ और फिर अपने कमरे में रात का वही सिलसिला शुरू हो जाता है। आधी रात के बाद में लड़की आती है और फिर हम दोनों प्यार में खो जाते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन बीता था। अचानक वो लड़की आई हुई थी और अभी आ करके मुझे नींद से जगाई थी। और उसी वक्त में मेरा जो दरवाज़ा है कोई खटखटाने लगता है। पहले तो धीरे से, इसके बाद में तेज तेज आवाज़ आने लगती है। मेरे पिताजी की आवाज़ सुनाई पड़ती है। मेरा नाम लेकर पुकारते हैं, अक्षय दरवाज़ा खोलो बेटा। मैं एकदम संत से रह जाता हूँ कि पिताजी को रात को क्या जरूरत पड़ गई है, मेरे कमरे में क्यों आना चाहते हैं। वो लड़की बैठी हुई थी अभी तक, उसको कोई फिक्र नहीं था। अगले पल मेरी दादी की आवाज़ आती है, अक्षय दरवाज़ा खोल, अक्षय दरवाज़ा खोल। जब दादी की आवाज़ आती है ना, तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ। दादी तो खाट पर हमेशा लेटी रहती है और कभी कभी झूले वाला कुर्सी पर बैठ जाया करती थी। रात के टाइम में तो उनको आराम करना चाहिए। मेरे कमरे में ये लोग क्या करने के लिए आ रहे हैं? मैं सोच में पड़ जाता हूँ, बोल नहीं सकता था, ऐसा मेरी आवाज़ जैसे बंद हो गई थी। वो लड़की बिल्कुल शांत बैठी हुई, कभी मेरे तरफ और कभी दरवाजे के दस्तक की तरफ देख रही है। आखिरकार जब मेरी माँ की आवाज़ सुनाई पड़ती है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। पलंग से उतरने लगता हूँ कि चल के दरवाज़ा खोल ले। तभी लड़की कहती है, रुको, तुम जाओगे तो फिर इस घर में गलत मैं कर दूंगी। दरवाज़ा नहीं खोलना है, चाहे लोग कितना भी चिल्लाते रहें। बिल्कुल तुम शांत रहो, तुम इस जगह से जाकर दरवाज़ा नहीं खोलोगे। मैं बहुत डर जाता हूँ। उसकी जो आँख जो थी ना, उस टाइम में बड़ा अलग रंग की मुझे दिखाई देने लगती है। और उधर मेरी दादी, मेरे पापा, मेरी मम्मी और इसके बाद मेरे भाई की आवाज़ भी सुनाई देने लगी, अक्षय दरवाज़ा खोलता क्यों नहीं है? अक्षय कब तक जगेगा? अरे अक्षय दरवाज़ा खोल दे भाई, दरवाज़ा खोल दे। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, लेकिन जो ये लड़की थी ना, मुझे धमका रही थी। कह रही थी कि तू तो दरवाज़ा खोलेगा ना तो तेरे साथ गलत होगा, तू दरवाज़ा नहीं खोलेगा, जब तक मैं नहीं चाहूँगी तो बिल्कुल दरवाज़ा खोलने के नहीं जाएगा। मैं दो पेचों में फंसा हुआ था। माँ की बात सुनो, इस लड़की की बात सुनो, दादी की सुनो कि इस लड़की की सुनो, अब पेचों पेच में फंसा रहता हूँ। दरवाजे पर आवाज़ आती है लगातार, अक्षय दरवाज़ा खोल, अक्षय दरवाज़ा खोल। ये लड़की मेरे हाथ पकड़े रहती है, नहीं बिल्कुल दरवाज़ा नहीं खोलेगा जब तक मैं नहीं कहूँगी। लेकिन मैं समझ नहीं पाता हूँ कि माजरा क्या है। तभी दादी की कड़कती हुई आवाज़ सुनाई पड़ती है। इतना ज़ोर से आवाज़ में उनको सुना नहीं था। जोर से चिल्लाती है, अक्षय मैं जानती हूँ तू जागा हुआ है,
वो आत्मा तुझे छोड़ नहीं रही है। तू आजा बेटा, दरवाजा खोल, वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, वो धमकी दे रही होगी, मैं जानती हूँ। जैसे ही दादी की आवाज़ मुझे कानों में सुनाई पड़ती है ना, मैं भागता हूँ दरवाजे की तरफ, लेकिन वो आत्मा मुझे पकड़ लेती है। अब उसका रंग ढंग जो है ना, पूरा का पूरा बदलने लगता है। जो खूबसूरत लड़की थी, देखते ही देखते उसका चेहरा मोहरा सब कुछ परिवर्तन होने लगता है। लाल लाल आंखें हो जाती हैं, चेहरे पर रंग कुछ अलग सा हो जाता है, भयानक दिखने लगती है। जब मैं उसका असली रूप देखता हूँ ना, तो मैं चीखने लगता हूँ। और उधर मेरा भाई, मेरे पापा, मेरे दादी, मेरी माँ, दरवाजे पर दस्तक। दादी का चीखना जारी था, तू डर मत, वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इस घर से निकल जाए, यही इसके लिए काफ़ी होगा, वो तो जा भी नहीं पाएगी, अब वो फंसी हुई है। मैं जा करके दरवाज़ा खोलना चाहता हूँ, लेकिन वो प्रेतात्मा मुझसे उलझी हुई थी, मेरा पैर पकड़ रखी थी, मुझे जाने नहीं दे रही थी। और उधर दादी को लग गया कि मेरा पोता फंसा हुआ है, और तब वो कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। जैसे मंत्र पढ़ती है ना, वो प्रेतात्मा मेरा पैर छोड़ देती है। मैं भागता हूँ, जाके दरवाज़ा खोलता हूँ, और तब एक हवा का झोंका मुझसे आके टकराता है। ऐसा लग रहा था कि अंदर मेरा दम घुट रहा था, अब फ्रेश हवा आया है। और उसी पल दादी कमरे के अंदर दाखिल हो जाती है, दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर लेती है। अब फिर हम सब के सब बाहर खड़े हुए बस आवाज़ें सुन रहे थे। वो चिल्ला रही थी, तेरी कैसे हिम्मत हुई इस घर में आने की? क्या तूने सोच रखा है ये औरों का घर है, ये मेरा घर है? अंदर से क्या बातचीत हो रही थी, बस दादी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और ये वार्तालाप बहुत देर तक चला रहा। हम सब के सब डरे हुए थे। मेरी माँ मुझे पूरा शरीर देख रही थी कि कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, आत्मा ने मेरे बेटे के साथ में कोई गलत हरकत तो नहीं किया है, कहीं चोट तो नहीं लगा है। मेरे पापा मुझे ऐसे ही देख रहे थे, मेरा भाई मुझे ऐसे ही देख रहा था, सब के सब डरे हुए थे। और उधर दादी दरवाज़ा बंद करके उस आत्मा से ना जाने कैसे कैसी बात कर रही थी। आखिरकार घर में थोड़ा शांति होती है और तब दरवाज़ा खुलता है। दादी कहती है, अब डरने की बात नहीं है, जहाँ से आई थी ना, मैंने उसको भेज दिया, अब उसकी हिम्मत नहीं है कि हमारे घर में आ जाए। अक्षय, तू इसको कहाँ से लाया था? अक्षय, तू सच बताना, अब मेरे पास में छुपाने के लिए कुछ नहीं बचा था। मैं छुपाता भी किससे? परिवार तो सब मेरा जान चुका था। और तब मैं सारी की सारी पोल पट्टी खोल देता हूँ, बताता हूँ कि एक दोस्त के साथ में फंस चुका था। दोस्त ने मुझे ऐसी बात नहीं बताया था, वो बताया था कि ये ताबीज़ पहनने के बाद लड़कियाँ तेरे पर आकर्षित होगी। अगर मुझे पता होता कि ये आत्मा मेरे घर में आ जाएगी, मुझसे प्यार करने लगेगी, तो ये ताबीज़ मैं कभी नहीं पहनता। दादी मुझे डांट रही थी, मेरे पिता डांट रहे थे, मेरी माँ डांट रही थी, मेरे भाई मुझे समझा रहा था, ये तूने गलती कैसे कर लिया? तू तो पढ़ा लिखा है, अनपढ़ तो है नहीं। कौन सा दोस्त, कौन सा दोस्त? मैं जानता था कि अगर मैं दोस्त का नाम बताऊंगा तो बहुत हंगामा खड़ा हो जाएगा। अब मैं कहता हूँ, बस मुझे गंगा के घाट में मिला था, ऐसे हम दोस्त बन गए थे। मैं तो उसका आता पता ठिकाना भी नहीं जानता। मैं अपने दोस्त को बचाना चाहता था, अगर मैं पता बता देता तो बहुत कुछ हो सकता था। मैं डरा हुआ था। आखिरकार मेरे परिवार शांत हो चुका था। अब मुझे कसम दिलाया गया कि आज के बाद कभी भी ऐसे दोस्तों से कभी नहीं मिलेगा। और वो ताबीज़ का आप पूछते होंगे कि उसका क्या हुआ? वो तो दादी मेरे गले से तोड़ लिया था और कहने लगी, ये ताबीज़ अब समझ ले ख़त्म हो चुका है। मैंने हाथ लगा दिया ना, तो इसकी पावर, शक्ति सब कुछ ख़त्म हो गया है। मैं जिस दिन गंगा जी जाऊंगी, अब मैं गंगा जी में इसको डाल दूंगी, लेकिन आज के बाद ऐसे दोस्तों से कभी नहीं मिलेगा। मैं इतना डरा हुआ था, इतना सहमा हुआ था, मैं तो घर से बाहर निकलने में डरता था। महीनों लग गए थे मुझे डर से निकलने में, और तब जा कर के मैं बाहर निकलता हूँ। वही दोस्त मुझे मिलता है, और तब मैं उसको समझाता हूँ, धमकाता हूँ कि आज के बाद से मेरे से तू मिलेगा नहीं। सब कुछ बता देता हूँ कि तूने मुझे बहुत बड़े जाल में फंसा दिया था। आखिर दादी को कैसे पता चला? दादी कैसे महसूस कर लिया था कि मेरे घर में एक प्रेतात्मा आई हुई है? ये रहस्य दादी ने खुद बताया था। दादी मुझसे बोलती थी ना कि तेरे कपड़ों से मुझे कुछ बदबू आ रही है।
उनको मालूम चल गया था कि मेरे घर में कोई प्रेतात्मा आ चुकी है जो मेरे शरीर के आसपास में ही है। उसका गंध दादी को मिलता रहता था। वो पूजा पाठ करने वाली महिला थी, वो जानती थी, तंत्र मंत्र की जानकार भी थी और वो समझ चुकी थी। आखिरकार उनको लगा कि अब सर से पानी ऊपर चला जा रहा है और तब जाकर के मेरे मम्मी पापा मेरे भाई को सब कुछ बता देती है और रात का इंतज़ार करते हैं लोग। और आखिरकार जैसे ही लड़की आती है दादी को पता लग जाता है। शरीर में उस कमरे में बदबू आने लगती है जिसको दादी सूंघ लेती है और फिर हमारे घर का दरवाज़ा खटखटा दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी अक्षय जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई अपने आप बीती है जो आप मुझ तक भेजना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर अपनी कहानी को आप मुझे शेयर कर सकते हो। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाइप वाले बटन को तो बिल्कुल दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर हम मिलते हैं कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर, एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।